नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम खास परिचर्चा में आज हम बात करने वाले हैं देश के उस मुद्दे की जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। पूरे देश में चर्चा हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की, बात हो रही है चंदे की और वास्तव में ये चंदे की चकल्लस बताई जा रही है। और चंदे की चकल्लस में बहुत सारी सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो डाटा दिया गया है, एसबीआई ने पहले 30 जून तक का समय मांगा ताकि चुनाव निकल सकें, फिर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद डाटा आनन फानन में दे दिया। बताया जा रहा है कि आधा अधूरा डाटा है, ये नहीं दिया है कि बॉन्ड के नंबर नहीं बताए हैं और किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, वो बॉन्ड किसने भुनाए हैं, ये डाटा भी स्पष्ट नहीं है। साथ ही बताया जा रहा है कि 22,000 से ज्यादा बॉन्ड हैं, जानकारी 18,000 की दी गई है। योजना लागू हुई थी 2018 से, जानकारी दी गई है उसके बाद से। तो ये तमाम सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? एसबीआई की मंशा क्या है? एसबीआई की मंशा यदि जानकारी देने की थी तो पूरी जानकारी क्यों नहीं दी है, और पहले क्यों समय मांगा? जब जानकारी एकत्रित थी तो समय की आवश्यकता क्यों आन पड़ी कि 30 जून के बाद दिया जाएगा, 30 जून तक दिया जाएगा? तमाम सवाल हैं, सवालों पे हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक शुभकरण पांडे जी। शुभकरण पांडे जी आपका स्वागत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सैफ मलिक जी हमारे साथ हैं। सैफ मलिक जी आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। शैली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अजय वकील जी हमारे साथ हैं। अजय वकील जी आपका स्वागत करते हैं। और राधेश्याम अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अजय वकील जी आपके पास आना चाहूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा, बात हुई, योजना लागू की गई कि इससे पारदर्शिता आएगी, जो गुप्त दान मिलता था, जो काले धन की बात आती थी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब जब इसकी जानकारी मांगी गई तो जानकारी देने में विलंब, आनाकानी, फिर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जानकारी तो दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि जानकारी पूरी नहीं है। किस पार्टी ने कितने बॉन्ड भुनाए, वो बॉन्ड कितनी कीमत के थे, ये जानकारी छिपाने के पीछे कोई मंशा है, कोई वजह है या फिर मजबूरी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि गोपनीयता की जो बात आपने कही, तो इसका जो कानून बना था उसके अंदर इसका उल्लेख है कि ये नहीं बताया जाएगा। हाँ, ये सिर्फ स्टेट बैंक को मालूम होगा और स्टेट बैंक के माध्यम से सरकार को मालूम होगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो है इसको नहीं जान सकता। तो ये मामला जब कोर्ट में गया तब जाकर वो कोर्ट के आदेश पर ये चीजें उजागर की जा रही हैं। तो इसलिए स्टेट बैंक ने जो किया वो कानून के परे जाकर नहीं किया है। हाँ। कानून के तहत ही उन्होंने जो उनको आदेश दिया गया था वो किया है। इसमें एक चीज और भी है कि ये जो बॉन्ड, इतने भी 22,000 बॉन्ड से अधिक ज्यादा बॉन्ड हैं, ये कोर बैंकिंग में नहीं डाले गए। ठीक है, ये इंडिविजुअल अकाउंट इसका रखा हुआ है। हाँ। और बॉन्ड जारी करने का अधिकार भी केवल स्टेट बैंक की चुनिंदा ब्रांचों को ही था। हाँ। हर किसी ब्रांच में जाए कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए तो बैंक ने अपनी तरफ से जो किया है वो कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं किया है। हाँ। चूंकि वो कानून में इस प्रावधान है कि ये गोपनीयता रखी जाएगी, तो गोपनीयता रख रही है। अब सवाल ये है कि भाई अब जानकारी क्यों नहीं दे रही है, या जानकारी देने में देरी क्यों हो रही है? इसका सीधा सीधा कारण ये है कि सरकार का दबाव स्टेट बैंक के ऊपर है। हाँ। और सरकार को लग रहा है कि ये जानकारी लोगों के सामने आएगी तो उसका चुनाव पर भी विपरीत असर हो सकता है। हालांकि अभी कहना वाला मुश्किल है, क्योंकि ये चंदा देने वाली पार्टियां या जो कंपनियां हैं, हाँ, और राजनीतिक पार्टियों के बीच का मामला है। हाँ। आम जनता से इसका सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक आशंका हो सकती है कि सरकार की छवि पर इसका असर पड़ सकता है। सरकार की छवि पर असर पड़ सकता है। और जो बात कही जा रही है कि इसमें पहले गोपनीयता की बात हुई, फिर पारदर्शिता की बात हुई है। शुभकरण पांडे जी, गोपनीयता रखनी थी तो पारदर्शिता की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, और पारदर्शिता रखनी थी तो गोपनीयता की बात क्यों कही गई? देखिए सूरज जी, इस पे बात क्यों बवाल हुई? तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि आपके पास बॉन्ड खरीदा है, आपने किस पार्टी को कितना खरीदा, कितना पैसा, और यदि आप सरकार का पारदर्शिता बिल्कुल ठीक है, तो आरबीआई को ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं कोर्ट को संदेह लगा। हाँ। कि खेल हो रहा है। हाँ। और उस खेल के पीछे तब आरबीआई को कोर्ट ने कहा कि आपको बताने में क्या मजबूरी है। और जब हमने आपको इतना समय दिया, हाँ, इसके बाद भी आप समय चुनाव, देखिए पाठक जी एक बात और बताऊं जी, चुनाव आयोग चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव आयोग अध्यक्ष डायरेक्ट पार्टी ना बनाई जाए। हाँ। उसमें नेता प्रतिपक्ष को भी रखा जाए। हाँ। और एक जस्टिस भी रखा जाए। यदि आपका मनसा ठीक है, आपका मन अच्छा है, तो फिर आपको रखने में क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं आरबीआई इस चीज में संदेहास्पद है, और सरकार क्यों गुमराह कर रही है, आरबीआई को क्यों दबा रही है, इसका अभी फंडा अभी सामने नहीं आया। ठीक है, ये फंडा सामने है कि सरकार आखिर क्या चाहती जी। हाँ, एसबीआई जो जानकारी दे रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, जैसे कि अजय वकील जी ने कहा कि राजनीतिक दलों को लग रहा है कि यदि ये जानकारी सार्वजनिक होगी तो
ये सार्वजनिक हो जाने से राजनीतिक दलों की छवि पर असर पड़ सकता है। यदि सब सारी बातें सही हैं कि लोगों ने चंदा दिया है, चंदे से पार्टियां चल रही हैं, सब कुछ एक नंबर में है और सारी चीजें बिल्कुल अच्छी हैं, तो छवि पर असर पड़ने का सवाल नहीं उठता है। मतलब यदि छवि पर असर पड़ेगा मतलब कुछ तो घोटाला है, कुछ तो गलत है। तो आपको लगता है कि इसके पीछे क्या चीजें हो सकती हैं? वो कौन सी चीजें जो अभी पर्दे के पीछे हैं? देखिए, अभी रिसेंटली ये डेटा जो है SBI ने सार्वजनिक किया है जी। और इसमें बहुत सारे लोग कई तरीके से अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं जी। और बहुत सारे फैक्ट सामने आना है। मोटे तौर पर अभी जो पता चला है कि एक छोटी सी उदाहरण मैं देता हूँ आपको। फ्यूचर गेमिंग नाम की एक ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली कंपनी है। जी हाँ। उस कंपनी ने 7 अप्रैल 2022 को चंदा दिया। हाँ। और 80 से ज्यादा बार बांड लिए उन्होंने। हाँ। उसी कंपनी को 5 दिन पहले जब उसने बांड लिया, उसके 5 दिन पहले उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा था। जी हाँ। तो 1-1 करोड़ रुपए के, जिसने 1-1 करोड़ का एक बॉन्ड हो सकता है, 1000 से 1 करोड़ के बीच का एक बॉन्ड है, बराबर है। उसने 80 बार बॉन्ड खरीदे। कितने बॉन्ड खरीदे ये डेटा अभी आना है जी। लेकिन उसका वो पैसा गाये बगाए जो है वो मिला तो सीधा सीधा किसी राजनीतिक दल को ही ना। तो इसके पीछे जो है राजनीतिक दलों से संरक्षण लेने का खेल है एक तो। दूसरी चीज ये नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में कन्वर्ट करने का भी खेल किस तरीके से चल रहा है मैं मोटे तौर पर समझाना जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मोटी सी बात है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मेरे पास 5 करोड़ नंबर 2 में है। हाँ। आपके पास 20 करोड़ आपने साल भर में कमाए। हाँ। आपको इनकम टैक्स मान लो 10 करोड़ रुपए देना है जी। लेकिन आपका किसी राजनीतिक दल से कोई काम नहीं है। जी हाँ। पर आपका पैसा तो 10 करोड़ इनकम टैक्स में चला जाएगा। जी। अब जब 10 करोड़ इनकम टैक्स में चला जाएगा तो मुझे पता चलेगा, ऐसे बीच के बहुत सारे दलाल हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, जिनमें बहुत सारे इनकम टैक्स से संबंधित काम करने वाले लोग जी। वो मुझे कांटेक्ट करेंगे कि आपके पास नंबर 2 का पैसा है और आप किसी राजनीतिक पार्टी को देना चाहते हो तो मैं उसको नंबर 1 में कन्वर्ट करवा देता हूँ। मैंने अपना नंबर 2 का पैसा आपको दे दिया। आपने नंबर 1 में मैंने जिसको कहा उस राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड खरीद के दे दिए। मेरा नंबर 2 का मेरा जो नंबर 2 का पैसा ठिकाने लग गया और आपके पास नंबर 1 का पैसा नंबर 1 में दिखा करके आपने जो है बॉन्ड ले लिए। तो आप जो है इनकम टैक्स देने से सेफ हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बॉन्ड जो है वो नंबर 2 के पैसों को नंबर 1 में कन्वर्ट करने का एक जरिया भी बन गया था। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि वो ये जरिया था, ये तो देश के लिए अहितकर है। बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, राजस्व की हानि हो रही है और जो 2 नंबर का पैसा है वो इस तरह से सार्वजनिक भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, यदि मुझे देश की तरक्की में अपनी इनकम में से कुछ पैसा देना है तो मुझे सीधे सीधे इनकम टैक्स के रूप में ही देना चाहिए। उसी से देश तरक्की करता है जी। और यदि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना है तो भी मुझे सार्वजनिक रूप से ओपन करके देना चाहिए। मुझे गुपचुप में देने की क्या जरूरत है और राजनीतिक पार्टी को गुपचुप में लेने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें बातें प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सैफ मलिक जी, सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां बात हुई चंदे की, आज सब राजनीतिक दलों के पास कुछ डाटा सार्वजनिक हो रहा है कि किस राजनीतिक दल के पास कितना चंदा पहुंचा, सबसे ज्यादा किसके पास पहुंचा, सबसे कम किसके पास पहुंचा, उसमें 1 2 3 करके स्टेप्स आ रहे हैं। एक राजनीतिक दल के पास इतनी भारी मात्रा में चंदा पहुंच रहा है कंपनियों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, क्या जबकि वो उन व्यक्तियों का राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो किसी एक कंपनी का, किसी एक व्यक्ति का इतनी बड़ी तादाद में किसी राजनीतिक दल को चंदा देना क्या जाहिर करता है? देखिए, अभी जो खुलासे हुए हैं, अभी जो लिस्टें आई हैं उसमें कुछ कंपनीज के ऐसे नाम आए हैं जिनके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके पास बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं और 1400 कुछ करोड़ का एक ही कॉन्ट्रैक्ट था जी। तो ये बात तो साबित हो रही है। और ये जो भाई साहब ने बात बताई तो उसमें ये जो लिस्ट आई है उसमें डेट जो उनकी परचेजिंग की है उसके 15 दिन का समय होता है उसको बनाने का जी। तो जो एनालिसिस कर रहे हैं लोग इस वक्त बैठकर वो यही कर रहे हैं कि ये बॉन्ड जो है किस पार्टी ने इस पीरियड में खरीदा जी। तो इसमें सिर्फ भाजपा तो 6000 करोड़ के ऊपर है और उसका कारण ये है क्योंकि भाजपा कई राज्यों में सत्तारूढ़ है, केंद्र में सत्तारूढ़ है, तो जहाँ जिन लोगों को फायदा अपना दिखता है वहाँ बॉन्ड खरीद के उसको फायदा उठाते हैं जी। और बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भी खरीदा है जिसमें टीका बनाने वाली कंपनी भी है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ये समझ में आ रही हैं कि जो भी ये बॉन्ड खरीदे गए हैं सिर्फ अपने लिए लाभ अर्जित करने के लिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया गया और उसके एवज में कुछ ना कुछ लाभ उन लोगों को, उन संस्थाओं को, उन कंपनीज को मिला है। चंदा दिया,
किसी लाभ की अपेक्षा से। वो जनसेवा का काम नहीं था। ये बातें जाहिर हो रही हैं कि राजनीतिक दल को प्रोत्साहित करने के लिए, राजनीतिक दलों की अच्छी हो, उनकी स्थिति अच्छी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी, इसलिए नहीं दिया गया चंदा। चंदा इसलिए दिया गया राजनीतिक दल को कि उससे हमें कुछ लाभ अर्जित हो। राधेश्याम अग्रवाल जी, बात सामने आई है, जो डाटा दिया है कि 22,000 से ज्यादा बॉन्ड खरीदे गए। जानकारी दी गई है कि कितने बॉन्ड कैश हुए हैं, वो 18,000 के आसपास का आंकड़ा है। बाकी बॉन्ड की जानकारी एसबीआई ने नहीं दी है। वो छुपाने के पीछे क्या राज हो सकता है? और दूसरी चीज, ये जो बात कही गई कि राजनीतिक दल को सिर्फ इसलिए चंदा नहीं दिया गया कि राजनीतिक दल का उत्थान हो, राजनीतिक दल को आर्थिक लाभ प्राप्त हो, अपना लाभ लेने की चंदा दे दिया। यदि ऐसा है तो राजनीतिक दल क्या उन कंपनियों के लाभ के लिए देश में है, उन कंपनियों के लिए सत्ता में या विपक्ष में है? यदि ऐसा है तो फिर राजनीतिक दलों की औपचारिकता, उपादेयता और शुचिता कहां जाती है फिर? मेरा इसमें ये मानना है जी कि राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा कर रहा है और उनको ये चंदा मिले, हाँ, राजनीतिक दलों को जी, और आम आदमी जिसके लिए कि सामाजिक सरोकार एक फंड बना रखा सरकार ने जी, CSR, हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो देंगे, उनमें भी घपले हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड का तो घपला अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो उजागर नहीं होता जी। उनने मेरे अभी साथी ने बताई, वो सही बात है जी। सबने अपने हित होते, पर ये अगर चंदा आके पब्लिक हित में जाता तो अलग बात होती, कोई हाथ नहीं उठाता। जनता के हित में जाता तो इस पर उंगलियां नहीं उठती। शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल, राजनीतिक दलों को चंदे की आवश्यकता है क्या? पहली बात, और है तो क्या इतनी बड़ी तादाद में है? दूसरा, कंपनियां क्यों चंदा दे रही हैं? देखिए सूरज जी, राजनीतिक दलों को चंदे की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि डोनेशन मिलेगा, उसके डोनेशन की मदद से जो यदि है तो क्या, जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया कि ब्लैक मनी, उसकी आवश्यकता है राजनीतिक दलों को? नहीं, पहले के प्रश्न का जवाब दे दूं जी, फिर आप जी, पूरा प्रश्न है मेरा ये क्योंकि मैं उसमें अपनी बात भी जोड़ूंगा। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ जी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे की आवश्यकता है और चंदा पहले भी दिया जाता रहा है और लिया जाता रहा है। हाँ। सवाल ये है कि वर्तमान में जिन परिस्थितियों में चंदा दिया गया है और जिन परिस्थितियों में चंदा लिया जा रहा है, ठीक, प्रश्न चिन्ह वहां से खड़ा हो रहा है। अब आपका जो प्रश्न है उसका अपने आप में जवाब दे रहा हूँ जी। जैसे अभी उपाध्याय जी ने सैंटियागो मार्टिन की बात करी, फ्यूचर गेमिंग वाले की। हाँ। ये बंदा म्यांमार में मजदूरी करता था, 1988 में केरल में आया, लॉटरी का धंधा शुरू करा। अब देखिए, यहाँ से नियत और नीति दोनों पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में गेमिंग एप्लीकेशन मामले में ईडी कार्रवाई करती है और तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार के जो मुखिया थे वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं। महादेव ऐप की बात कर रहे हैं आप? मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, सार्वजनिक है जी। अब दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा डोनेशन देने वाले व्यक्ति है, 1360 करोड़ से ज्यादा जिसने डोनेशन दिया है जी, वो फ्यूचर गेमिंग वाला व्यक्ति है जी। तो एक तरफ प्रश्न ये उठ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी भारत की राजनीति में जो बढ़ाने की बात की जा रही है वो कैसे होगी। अब ये जिन जिन लोगों ने दिया है चंदा, अभी तो पूरा खुलासा हुआ नहीं है। कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो इस पे रिसर्च कर रही हैं, काम कर रही हैं जी। जो भविष्य में पता चलेगा लोगों को, जिनके काम धंधे बंद पड़े हैं वो चंदा दे रहे हैं। हाँ। भाई, जिनको बैंकों का बड़ा डेब्ट है, जिनके ऊपर उनको पैसा देना है, वो लोग चंदा दे रहे हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक दलों को ध्यान रखना होगा कि वो चंदा किससे ले रहे हैं। क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में तो आम आदमी से जुड़े कार्य कर रहे हैं, देश को चलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डोनेशन में आप देखिए, एसबीआई इसमें बिल्कुल पार्टी नहीं है मेरी नजर में। वो तो सरकारी जो व्यवस्था है उसके उपक्रम के हिसाब से काम कर रही है। यहाँ पे सर्वाधिक चंदा, अभी लोगों को ये समस्या जरूर है मन में जी कि सर्वाधिक चंदा भाजपा को क्यों मिला। लेकिन आप इसमें गौर करिए, शुरू से आखिरी तक भारत के जिन जिन राज्यों में जिन जिन राजनीतिक दलों के सरकार है, उन सबको चंदा मिला है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, अभी जो आंकड़े जिस हिसाब से सामने आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक शीर्ष पे है और 6000 करोड़ से ऊपर का चंदा उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है। लेकिन अभी बीच में एक चर्चा में आपने भी प्रश्न किया, ऐसे लोगों ने भी चंदा दिया है जो ईडी, सीबीआई, आईबी, आईटी इनकी जद में थे, ये उस कार्रवाई के बीच में थे। क्या उन लोगों ने भी डोनेशन दिया? क्या पॉलिटिकल लाइजनिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से की गई? ये कुछ एक बड़े प्रश्न है जो मुझे लगता है भारत की सरकार को समय के साथ इनका जवाब देना चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि ये अभी पूरा मामला अंडर प्रोसेस है। और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं सूरज जी, बहुत सारे खोजी पत्रकार साथी भाई हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। तो नियत वाली जो बात मैंने कही है वो मैंने इसलिए कही है, अगर दागी लोग
जो लोग फ्रॉड में लिप्त हैं, जिन्होंने बैंकों के कर्जे खा रखे हैं, डुबा रखे हैं, और जो लोग छोड़ के चले गए हैं इस देश को, अगर ऐसे लोग और ऐसे लोग जिनकी कंपनीज बंद पड़ी हैं, यहाँ पे देखिए कंपनीज एक्ट के जो प्रावधान है उनका कड़ाई से पालन करने का वक्त आ गया। क्यों आ गया है? एक छोटा सा बोर्ड लगा है, फलाना मिनरल्स, फलाना माइनिंग, या XYZ कुछ भी। अब वो दफ्तर तो खुलता नहीं है, कंपनी घाटे में है, मालूम पड़ रहा है कि साहब उन्होंने बड़े बड़े डोनेशन दिए हुए हैं। तो भारत की राजनीति में अगर ट्रांसपेरेंसी लाना है, क्योंकि पब्लिक डोमेन से भी कलेक्शन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक में जाके भी अपने वर्कर्स के माध्यम से भी कलेक्शन करते हैं, तो इस वाले जो उद्योग घरानों के जो डोनेशंस हैं उसमें पुनः रिफॉर्म की आवश्यकता है, पारदर्शिता की आवश्यकता है, जिससे जो भारत का जनमानस है उसके मन में अपनी सरकार, अपने उद्योगपति, अपने कारोबारियों के प्रति जो भावना है वो अच्छी हो। और उसमें एक गौर करने वाली बात जो है, आखिरी बात मेरे को याद है अभी, इसमें ये भी देखना होगा कि फॉरेन से जो पैसा आया है यहाँ की कंपनी, शेल कंपनीज के माध्यम से, उस पे हमने देखा था पूर्व में भी बड़ा हल्ला हुआ था। तो आने वाले समय में सरकार की मुझे लगता है जिम्मेदारी है कि इस पूरे मसले पे वो पारदर्शिता से जवाब दे, और जो भी उन पे आरोप लग रहे हैं उनको वो सिद्ध, अगर वो ना करने की स्थिति में या करने की स्थिति में, तो कुल मिला के स्पष्ट करें। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सारी बातें आपने कही और तमाम बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। शुभकरण पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मेरे एक सवाल का उत्तर भी मैं आपसे चाहूंगा कि जो बात अभी उठी, वो कंपनी सबसे ज्यादा चंदा दे रही है, जिस पर और चंदा दे जिस तारीख को बॉन्ड खरीदा गया उसका 3 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था। देखिए सूरज जी, मैं बड़ा शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज को निगरानी में नहीं लाती, तो ये सब बात जनता के बीच में नहीं आती। और इस पे वरिष्ठ पत्रकारों ने अभी शैलेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि एसबीआई निश्चित दोषी है, दोषी है। यदि आपने अभी बड़े वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब ने कहा कि भाई जो बात 2018 में कानून बना था कि फंड का गोपनीयता भंग नहीं करना, और गोपनीयता नहीं करना, तो सूरज जी मेरा एक कहना है कि एक आदमी विदेश में बैठा है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, और अचानक पार्टी में कहा कि हम 10,000 करोड़ का फंड आपको फंड दे रहे, आप मेरा नाम संभालिए आप, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे कारोबारों को आप बंद करिए। तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व में पार्टी है, जिनकी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ स्वच्छता की बात कर रहे हैं और एक तरफ भ्रष्टाचारियों से चंदा लेंगे, और चंदा लेकर के फिर सरकार बनाने की बात करेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि भाई आप कौन व्यक्ति ने चंदा दिया है, उसका नाम, उसका पता सब बताइए आप। और इसमें एसबीआई को बताने में क्या दिक्कत है? भाई एसबीआई फंड को सुरक्षित करके रख रही है, तो उसको बताए कि भाई फला व्यक्ति ने इतना पैसा दिया है, उसका पैसा ये है। अब उस पे एसबीआई को बताने में क्या दिक्कत है? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कहा है कि यदि आप इस तरीके से भ्रष्टाचारियों का पैसा, पार्टियों का फंड का पैसा यदि आप उजागर नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी। इसलिए कहीं ना कहीं संलिप्तता बैंक भी है। बैंक की संलिप्तता यदि संदर्भित हो रही है, संशय उस पर जा रहा है, तो अजय वकील जी यहाँ सवाल ये उठता है, बैंक को एक सेतु बनाया गया कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति, कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदा ना दे, बैंक के माध्यम से दे, ये सेतु बनाया गया। लेकिन यदि वही सेतु, वही माध्यम, उस पर संशय उठने लगे, तो क्या इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए या फिर इसमें बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, पहले हमें सूरज जी एक चीज़ देखना पड़ेगी कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा तो शुरू से ही मिलता रहा है, और जो भी जहाँ भी लोकतंत्र है, जिन भी देशों में है, वहाँ पर सारी पार्टियां पैसे से ही चुनाव लड़ती हैं। हमारी तुलना में अमेरिका में जो खर्च होता है वो तो कई गुना ज्यादा है, और वो खुलेआम पैसा लेते हैं। बिल्कुल। और बल्कि उनकी डिनर पार्टियां होती है, इसका पैसा लगाया जाता है कि आपको इतना पैसा दीजिए, आप आइए। तो सरकार से फंड लिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। तो सवाल ये है कि पैसा तो लगता है, राजनीतिक पार्टी, शैली जी ने भी कहा अभी, तो बिल्कुल सही है। इसके पहले भी चंदा लिया था, जब तक कांग्रेस या सरकार सत्ता में थी, सबसे ज्यादा चंदा उसको मिलता था। सवाल ये है कि चंदा देने पर आपत्ति नहीं है, चंदा देने के तरीके पर सवाल है। ठीक है कि भाई चंदा आप दे रहे हैं तो आप बता तो हो कि भाई कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है और किसको दे रहा है। हाँ, ये तो है कि चंदा तो लगेगा ही, बगैर पैसे का तो कुछ होता नहीं है। बराबर। तो सवाल ये यहाँ पर ये उठ रहा है कि भाई ये, और मजे की बात ये है कि जब ये कानून लाया गया था, तब देश के तत्कालीन वित्त मंत्री अपने जेटली जो है, जेटली जी, उन्होंने ये कर दिया था कि साहब इसमें ज्यादा बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए कानून लाया जाए, ताकि किसी को दिक्कत न हो। तो उसमें फिर गोपनीयता की बात थी। अभी रविशंकर जी ने एक बड़ा अजीब तर्क दिया था जी, उनका भाई हमने इसको गोपनीय इसलिए रखा था कि मान लो आज हमारी सरकार है, कल दूसरी सरकार आ गई, तो चंदा देने वाले को कोई तकलीफ न हो। बिल्कुल, कि भाई चंदा क्यों दिया, दिया किसी को भी दिया होगा, तो आज कांग्रेस की सरकार आ गई है, कल किसी और पार्टी की सरकार आ सकती है, राज्य में बदलती रहती है, तो उसको कोई दिक्कत ना हो चंदा देने का। तो ये तो एक ऐसा दो तरफा संबंध है ये कि स्वार्थ इनका भी है, स्वार्थ उनका भी है।
इसके पहले बीच में अभी कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग का एक फंडा जारी किया था। हाँ। दिसंबर के अंदर, आपको याद होगा। हाँ, उसमें कितना पैसा आया अभी तक किसी को नहीं मालूम। नहीं पता, या तो पैसा आया ही नहीं, हाँ, या फिर जो आया बताया नहीं गया। लोग बताते शायद 100 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा हुआ था, तो इतना कम हुआ था तो पार्टी बताने की स्थिति में नहीं है जी। श्रम के कारण हो सकता है या गोपनीयता कारण हो सकता है, भी हो सकता है। तो कुल मिला के आखिर पार्टियां पैसा कहाँ से लाएं? मुद्दा तो असली में ये है ना। तो लेकिन अब इसमें सवाल इतना सा है कि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ताजा निर्देश दिया है कि आप ये बताइए किसने किसको दिया, बॉन्ड के नंबर जारी करें। आपने बता दिया इतना दिया, हाँ, ये भी पता चल गया किस पार्टी को कितना मिला, हाँ, कौन दे रहा है, ये भी पार्टी। अच्छा, इसमें मजेदार बात आप ये भी देखिए, जो कंपनियों की सूची है, हाँ, उसके अंदर देश के बड़े घरानों में किसी का नाम नहीं। इसमें अंबानी नहीं है, अडानी नहीं है, टाटा नहीं है, बिरला नहीं है। ये जो सबसे बड़े घराने देश के हैं, इनमें से एक ने भी बॉन्ड नहीं खरीदा है। अभी तक जो सामने मतलब दूसरे माध्यम से चंदा दिया है, हाँ, तो कंपनियां हैं जी, तो पैसा नहीं दिया होगा तो हो नहीं सकता है, हाँ, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से दिया होगा जी, पुराने तरीके से दिया होगा जो पहले देते आ रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक है, आपने सही बात कही कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। उपाध्याय जी, एक तो इसको लेकर के जो वकील जी ने कहा उस पर थोड़ा सा प्रकाश चाहूंगा। दूसरा, जहां हम आंकड़ों की बात करते हैं, देश में सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है चंदा पाने में, दूसरे नंबर पर टीएमसी है। यहां सवाल इसलिए उठा रहा हूं मैं क्योंकि अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, कांग्रेस के पास। ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, और उन्होंने कहा कि जिन खातों में हमारा पैसा है, चंदे से आया हुआ पैसा हमारा है, वो खाते केंद्र सरकार ने सीज कर रखे हैं। तो क्या पहले से चीजें उजागर थी कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, उनके खाते सीज कर दिए जाएं, या उनका स्पष्टीकरण नहीं आया इसलिए, या फिर सत्ताधारी दल विपक्ष को और ज्यादा कमजोर करना चाहता है इसलिए उनके खाते सीज कर दिए गए? देखिए, ये जो योजना इलेक्टोरल बॉन्ड की थी जी, उसमें ये था कि किसी को कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, हाँ, लेकिन स्टेट बैंक सरकार के प्रति उत्तरदायित्व रहती है। तो जो सरकार में जो राजनीतिक पार्टी, यदि जो भी राजनीतिक पार्टी सरकार में जब रहेगी, उसके पास में स्टेट बैंक के द्वारा जो है इन सब डेटा को प्राप्त किया जा सकता है, हाँ, प्राप्त नहीं करना असंभव नहीं है। तो इसका ये मतलब तो तय हो गया, हाँ, कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको तो सारी बातें पूरी तरह से पता थी, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया जी। और रही बात ये कि कांग्रेस ने ये बात जो कही है वो सही है कि अभी तक जो मोटे मोटे डेटा आए हैं, 8633 बार भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है पैसा उगाया है, मतलब और बॉन्ड कैश किए। हाँ, 3305 बार टीएमसी ने किए, हाँ, उससे कम 3146 बार कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया। मतलब दूसरे नंबर पर टीएमसी को मिला और तीसरे नंबर कांग्रेस को मिला है। हाँ। यदि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस यदि राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को पार्टी कहती है या है, हाँ, तो निश्चित तौर पर उसको दूसरे नंबर पे कम से कम होना चाहिए था, हाँ, लेकिन यदि वो तीसरे नंबर पे एक स्टेट में राज्य करने वाली टीएमसी के पास में उससे ज्यादा पैसा आया है, हाँ, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के पास पैसे की कमी है, हाँ, और पैसे की कमी होना उसकी लोकप्रियता और सत्ता में आने की संभावना पर भी डिपेंड करता है। तो इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि लोग क्या समझते हैं, ये पार्टी का राजनीतिक सत्ता में आने की कितनी संभावना है, हाँ, कोई उसी को पैसा देगा जिससे उसको कहीं ना कहीं कुछ काम होगा, लाभ होने की उम्मीद होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे बात है, खासतौर पे व्यापारिक संस्थान, हाँ, तो यदि कोई किसी को पैसा दे रहा है, हाँ, तो इससे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो व्यापारिक घराने हैं, हाँ, किसको ज्यादा चंदा दे रहे हैं, उनको ऐसी संभावना लगती है कि वही पार्टी सत्ता में आने वाली है। स्टेट लेवल पे चूंकि तृणमूल कांग्रेस जो है लंबे समय से जो है उसका जनाधार रहा है, हाँ, पश्चिम बंगाल में, हाँ, तो हल्दिया एनर्जी जैसी कंपनियां हैं, हाँ, जो पश्चिम बंगाल में जिसका व्यापार चलता है, वो वहां की सरकार को जो है लगातार जो है बॉन्ड लिए, और उन बॉन्डों को डेटा में सिद्ध भी हो गया कि टीएमसी ने ही उस बॉन्ड को बुनाया और कांग्रेस ने भी बुनाया। ठीक है। तो निश्चित तौर पे जिस स्टेट में जिस व्यापारी को या व्यापारिक संस्था को काम करना होता है, हाँ, उस स्टेट की सत्ता जिसके हाथ में होती है वो उसके प्रति जो है कहीं ना कहीं उसको मदद करने की कोशिश करता है। ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर जिसको इनकम टैक्स में या
किसी और सरकारी संस्था से छापे का डर होता है, वो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को किसी तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश कर सकती है। मतलब इशारों में आपने स्पष्ट कहा है कि ये चढ़ावा है, चंदा नहीं है। कहीं पे भी कभी भी कोई भी पार्टी सत्ता में हो सकती है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जरिया है जी, वो जरिया जो है कुल मिला के ईमानदार जरिया नहीं है, देश की राजनीतिक स्थिति को सुधारने की प्रक्रिया नहीं है, राजनीतिक स्थिति को और बिगाड़ने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, आपने जो बात कही शुभकरण पांडे जी ने बकायदे उसका समर्थन दिया है। अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी आपने कही कि चढ़ावा, क्योंकि वो शब्द भले ही मैंने दिए हों लेकिन आशा यही है कि ये चंदा नहीं चढ़ावा है, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी बैंक जाता है, वो 50,000 रुपए जमा करता है, तो बैंक का कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या नेशनल बैंक हो, कि भाई पैन कार्ड बताओ, तुम्हारा पैन कार्ड तुम्हारे खाते से अटैच है कि नहीं है। ये करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे गए, तो क्या बैंक ने उनसे ये नहीं पूछा कि ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आया, इतने पैसे की जानकारी तुम्हारे लेजर में चढ़ी है कि नहीं चढ़ी? तो ये, जैसा कि उपाध्याय जी ने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि ये ब्लैक मनी हो सकती है, तो बैंक को शंका नहीं हुई इस बात पर? फिर देखिए, इसमें SBI की बैंक की बहुत जिम्मेदारी थी जी, और उसको जब 50,000 कोई जमा करने जाता है तो उससे पैन कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं कि भैया 50,000 कहाँ से ले आए जी। वो करोड़ों के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए लोगों ने, कौन ने किए, कौन था, ना सूत ना कपास। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये चंदे की आज सार्वजनिक नहीं होती, सही कह रहे हैं, चढ़ावा में चढ़ जाता। बिल्कुल, यदि सुप्रीम कोर्ट की इच्छा नहीं होती, सहमति नहीं होती, हस्तक्षेप नहीं होता, तो आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं शायद इस विषय पे देश में कभी चर्चा नहीं होती। और चर्चा इसलिए लाजमी है सैफ मलिक जी, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बात सार्वजनिक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल सबसे ज़्यादा चंदा प्राप्त कर चुकी है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड उन्होंने भुनाए हैं, दूसरे नंबर पर TMC है। इन सब चीज़ों के बाद जहां हम बात करते हैं देश में आर्थिक उत्थान की, आर्थिक उन्नति की, कई बार की कंपनियां घाटे में चल रही लेकिन पार्टियों को चंदा दे रही हैं, तो फिर ऐसी कंपनियों की विशेष जांच होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। मैं भी यही कहना चाहता था कि अब अगला कदम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो ये बॉन्ड खरीदे गए इसके लिए पैसा कहाँ से आया। जैसे कि एक मिसाल फ्यूचर ग्रुप की दूंगा कि 2 अप्रैल को उनके यहाँ छापा पड़ा और 407 करोड़ की संपत्ति उनकी ED ने जब्त की। हाँ। तो उसके 5 दिन बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदना शुरू किए, तकरीबन 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि ये अगर उनके सारे खाते फ्रीज कर दिए गए थे जैसा आमतौर से किया जाता है, तो ये 100 करोड़ रुपया आया कहाँ से? सही है। ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। या तो ED ने उनको ढील दी या कुछ उनके दूसरे साधन थे। तो सबसे बड़ा जो आपने कहा, तो ये एक अलग जांच का विषय है और इस पर गंभीरता से जांच की जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए कि जो बॉन्ड्स खरीदे गए वो धनराशि कहाँ से उन कंपनीज को आई है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ पैसा आया है उसमें कुछ शेल कंपनीज भी हैं। हाँ। जो बिल्कुल जिनका कहीं कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं है, नाम के लिए बनाई गई हैं। तो ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि उन शेल कंपनियों के पीछे कौन है, किसने उन कंपनियों को बनाया और किस मकसद से वो पैसा दिया। क्योंकि ये देखा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला है, उजागर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कारण। लेकिन अब ये यहाँ पर बात को ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस सब चीज़ की जांच बड़े स्तर पर होना चाहिए और बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि सारी चीज़ें सामने आ सकें देश की जनता की। और अगर जैसे मोदी जी ने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, काला धन लाएंगे, तो ये सारी चीज़ें उजागर होने के बाद उनकी छवि पर तो एक असर पड़ा है। और जो SBI ने रोका था जून तक का, उसका कारण भी यही था कि सब जानते थे। सरकार का दबाव इसीलिए था कि ये चीज़ अगर सामने आएगी तो बड़ा नुकसान आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है, क्योंकि तमाम जिन मुद्दों को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही थी वो इन चीज़ों के आने से वो नगण्य हो गए हैं। और जनता में आज चर्चा है वो सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड और कैसे आए, कहाँ से आए, इन सबको लेकर ही सारे चैनल्स पर सारी चीज़ों पर चर्चा चल रही है। तो उनकी जाँच किया जाना बहुत आवश्यक है। जांच आवश्यक है और आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बातें अब सार्वजनिक हो गई हैं, बातें अब सामने आ गई हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी, सवाल यही है कि बात हुई, देश में चल रहा था, एक सिनेरियो क्रिएट था, एक माहौल चल रहा था कि मोदी की गारंटी, जैसा अभी सैफ मलिक जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात हुई, ब्लैक मनी, काला धन वापस लाने की बात हुई। लेकिन अब सवाल, कहते हैं कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हो तो बाकी की 3 उंगलियां आप पर भी उठती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सफाई के लिए कोई शब्द या मौके हैं? देखिए, अब इसमें सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी ही केवल सफाई क्यों देगी? सफाई तो सभी दल देंगे जिन्होंने चंदा लिया है। हाँ। क्योंकि वो टारगेट में इसलिए है क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा चंदा मिला है। लेकिन जैसे मैंने पूर्व में अपने वक्तव्य में कहा, पुराना मैं स्वयं उसको पुनः दोहराता हूँ कि राजनीतिक चंदा लेना गलत बात नहीं है, राजनीतिक चंदा देना गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि वो चंदा देने वाला व्यक्ति कौन है, उसने जो चंदा दिया है बॉन्ड्स के माध्यम से, वो पैसा उसके पास कहाँ से आया, किस तरीके से आया। एक तरफ तो जो डेड
कंपनीज पड़ी हुई हैं, जो डेड इंडस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर बहुत भारी कर्ज है, और दूसरी तरफ उन्हीं की जो वही कंपनीज है, उनकी जो शेल कंपनीज हैं, उनके माध्यम से अगर बॉन्ड खरीद के अगर पेमेंट्स किए जा रहे हैं, चंदे दिए जा रहे हैं, और खासकर ऐसे समय में दिए जा रहे हैं जब भारत की जितनी भी एजेंसीज है, खासकर ईडी, आईटी विभाग, इनकम टैक्स विभाग, सीबीआई, ये लोग एडिशनल वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको तो ये मतलब पारदर्शिता लानी चाहिए। अगर भारत में आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा एडिशनल वर्क कर रही है ये एजेंसियां। हाँ, मेरे मुंह से निकल गया, तो आप स्किप कर दीजिए। एडिशनल वर्क कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं संशय तो हाँ, तो होता है, उसको आप स्किप कर दीजिए, मैं वापस ले लेता हूँ जी। मेरा, लेकिन मतलब अतिरिक्त काम कर रही है, हम देख रहे हैं देर रात तक जाग रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है जी। तो ऐसे में भारत की जनता, भारत की 150 करोड़ जनता, इतने बड़ा, सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है पूरी दुनिया के अंदर। अभी अमेरिका यूएस की भी बात आई, इस पे भी एक छोटी सी बात बोलूंगा। यूएस का जो पॉलिटिक्स का मॉडल है और जो भारत का पॉलिटिक्स का मॉडल है, ये दोनों बहुत अलग है। भारत में फेडरल सिस्टम है, बहुत सारे राज्यों को इकट्ठा करके भारत बना है। अभी कल शायद आप लोगों ने इस पे चर्चा की, इसलिए उस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात है, उस पे नहीं जाता। तो ऐसे में विभिन्न राज्य हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था, तो अगर अब उसमें विसंगति पकड़ा गई है, तो अब ये फर्ज बनता है केंद्र की जो सरकार है उनका, एजेंसीज उनके हाथ में है, कंट्रोल उनके हाथ में है, कि वो इसको और बेहतर कैसे करें। आपने छोटी पार्टीज के तो फंड पे रोक भी लगा दी, अभी चर्चा में आया। तो अभी यहाँ पे बात जो है वो यही है, एक तरफ म्यांमार का आदमी जो मजदूरी करता था वो भारत आ जाता है, केरल में बस जाता है, और आज वो इतना बड़ा किंग हो जाता है कि वो 1500 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। तो ये जो चीजें हैं गौर करने वाली हैं। हालांकि सुनील मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, बहुत सारे लोगों ने, अग्रवाल ने चंदा दिया है। तो इसमें एक तरफ तो चिंता ये है कि जो चंदा है वो गोपनीय हो, जिससे कि किसका फेवर कर रहे हैं, किसको ज्यादा दे रहे हैं, ये बात सार्वजनिक ना हो। पहले भी हमने देखा है, पहले की जो व्यवस्था थी उसमें भी जो दल ज्यादा मजबूत होता था, राजनीतिक दल, तो जो इनकम के हिसाब से एक फंड निर्धारित होता था उसमें, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता था। अगर उदाहरण ले लें, एक्स को 10 रुपए दिए हैं तो वाई को 6 रुपए 7 रुपए दिए जाते थे, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि 10 और 1 रुपए। तो यहाँ पे ये जरूर संशय की स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एजेंसीज के लिए आने वाले समय में काम बढ़ेगा जी। और भारत की न्यायपालिका और न्याय तंत्र की जो खूबसूरत व्यवस्था है वो यही है, वहाँ पे हर बात की सुनवाई होती है। क्योंकि हमने जैसे पूर्व में मैंने कहा, इस पूरे मामले में बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से जुड़े लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। अभी इसमें आने वाले समय में बहुत सारे नए नए खुलासे होंगे, लेकिन इसमें चिंता का विषय ये है कि हमारा जो खूबसूरत लोकतंत्र है भारत का, कहीं ऐसा ना हो उस पर दाग लगे, कहीं ऐसा ना हो इंटरनेशनल मीडिया में हमारी भारत की किरकिरी हो। तो इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उन्हें जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सो मोटो लेके अपनी एजेंसीज को काम देना चाहिए, और उन लोगों को चिन्हित करके जो दागी हैं, जो फ्रॉड हैं, और अगर उन्होंने चंदा दिया तो उनका चंदा लौटाना चाहिए, उन पर कानूनन कार्रवाई करना चाहिए, उनका सीज कर ले पैसा आरबीआई। हाँ, वो पैसा राजनीतिक दल को यदि मिला है और यदि ऐसा कुछ उसमें किसी तरह की संभावना है तो वो राशि सीज करके आरबीआई अपने पास रखते थे। पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर एक सवाल ही पूछता हूँ उनसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सलेम मिश्रा जी ने बहुत अच्छा कहा कि आखिर चंदा किस व्यक्ति से लिया जाता है, और चंदा लेने का भी एक क्राइटेरिया है। एक अच्छा व्यापारी, अच्छा उद्योग चल रहा है और पार्टी को ऐसा लगता है कि पार्टी की मदद की आवश्यकता, तो चंदा दे रहा है ना। लेकिन आप पैसा आप किससे ले रहे हो? जो कालिया दिवाली है, जो करोड़ों भ्रष्टाचार का पैसा लेके विदेशों में बांट दिया, और आप कह रहे हो कि आप भारत में आई, भारत का बॉन्ड खरीदिए, आप पार्टी को चंदा दे दिए, सरकार आपको संरक्षण देगी। तो कहीं ना कहीं जो बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचारियों से चंदा लिया जा रहा है, तो उस भ्रष्टाचार में सरकार भी लिप्त है। और आज यदि कोर्ट आई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पैसा किस व्यक्ति से ले रहे हो उसका क्या क्राइटेरिया है और पैसा की शुद्धता है कि नहीं है, तो इस पर आज केंद्र सरकार संदेह घेरे में माननीय प्रधानमंत्री जी है। और जैसा भी मिश्रा जी ने कहा कि चंदा किसने दिया, क्यों लिया, और यदि काले धन है उस व्यक्ति का पैसा सीज होना चाहिए और देश के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। जी मिश्रा जी, एक छोटी सी बात है, ये हमारे यहाँ बड़ा एक दोहरा सिस्टम है सूरत जी, भारत के भीतर, और ये बड़ा दुख होता है। सट्टा शब्द बुरा लगता है ना सुनने में,
जब पुलिस भी कार्रवाई करती है, हम लोग भी खबर लिखते हैं, फलाने सटोरी है, इतना सट्टा पकड़ा। गैम्बलिंग शब्द बुरा नहीं है इंग्लिश में। तो एक तरफ तो सट्टे पे रोक लगाई जा रही है, दूसरी तरफ गैम्बलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इस पे भी आगे भविष्य में चर्चा होना चाहिए। दरअसल ये सारा इसका जो कारण है, मुख्य कारण है लोगों का जागरूक ना होना। जितनी खबर मीडिया में अदालत के निर्णयों के माध्यम से आ जाती है, लोग उतनी देर के लिए जागरूक होते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो ये पारदर्शी सिस्टम अगर भारत का बनाना है, 150 करोड़ की आज आबादी है जो निरंतर बढ़ रही है, चाइना से आगे निकलना है, टॉप 5 कंट्रीज में शामिल होना है, तो आप अपने लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए। आप आरटीआई का तो आपने सुविधा दे दी, लेकिन आरटीआई से क्या सबको पूरी जानकारी मिल पा रही है? तो ऐसे बहुत सारे मामले आज भी इस देश में है। सुप्रीम कोर्ट उसको सो मोटो ले और उन सबको आरटीआई के दायरे में लाए। स्व संज्ञान में लेकर के न्यायपालिका को, जैसा कि जो कार्य विधायिका का है, जो कार्यपाल जो कार्य हम करें कि ब्यूरोक्रेसी का है, न्यायपालिका कई मामलों में स्व संज्ञान ले चुकी है। आपको लगता है कि और मुद्दे हैं ऐसे जिन मामलों पर देश की जनता को जागरूक होना चाहिए, या फिर न्यायपालिका का स्वतः संज्ञान लेकर के देश के सामने वो मुद्दे सार्वजनिक करना चाहिए? तो इससे राजनीतिक दलों की उपादेयता, राजनीतिक दलों की भूमिका पर सवाल खड़े होंगे। फिर अग्रवाल जी। सूरज जी, मेरा मानना है कि भारत देश के अंदर मैं पिछले 50 साल जब मैंने होश संभाला जी, जब से मैं देखता आया हूँ कि यहाँ पर्दा ओढ़ा जाता, कवच ओढ़ के लोग कंबल ओढ़ के घी पीते। क्या बात है। और कंबल वही है कि अगर वो बड़ा जिसने कंबल ओढ़ के काम कर लिया तो चुपचाप सब अपना काम कराइए। ऐसी बड़ी पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी ने जाने अनजाने में किया तो है, सामने आया, तो कितना छिपाओगे आप? तो टीएमसी ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है, और सब एक ही भांग के उस कटोरे में नहा के आए। इसलिए मेरा मानना है कि इनको की और भी अन्य कई मुद्दे हैं जो उजागर होना चाहिए। और भी मुद्दे हैं जो उजागर होना चाहिए। और सैफ मलिक जी, एक शब्द है, एक हमाम में सब डैश डैश डैश, वो शब्द नहीं कह पाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? बिल्कुल, जो ये अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये सिद्ध होता है कि जैसे अभी बात आई टीएमसी, तो वहाँ की कंपनी ने खरीद के उनको दिए। तमिलनाडु में डीएमके ने भी बहुत चंदा मिला है। तो जो ये जब मिलान कर रहे हैं लोग, बैठ कर एनालिसिस हो रहा है, तो ये चीजें सामने आ रही हैं कि लोकल कंपनीज ने खरीदा और जो लोकल में जहाँ जिनकी सरकार थी उनको दिया है। और जब ये लिस्ट आई है तो इसमें तमाम तकरीबन सभी दल शामिल हैं, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी को कम मिला हो या ज़्यादा हो, लेकिन मिला सबको है। और जिसकी जितनी पार्टी की या सरकार की उपयोगिता थी, जिससे जितना काम निकाला जा सकता था, उस तादाद में ये चंदा दिया गया है। या फिर जिसको जितना काम था उतना दिया। हाँ, जिस एजेंसी को या जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को जितना मतलब बड़ा काम था उतना बड़ा चंदा उसने दिया। या जैसे भाई साहब ने भी बताया, शैली जी ने, कि उसको अपने काले धंधों को बचाते हुए आगे काम करना था पार्टी को, तो उसने उतना खरीद के दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हुई हैं, और इसलिए आपने जो शब्द कहा वो बिल्कुल सच्चा है। इसमें सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह सकते हैं उसको दूसरी भाषा में, और इसीलिए कोई नहीं चाहता था कि ये चीज़ सामने आए। इसकी परोक्षता रखी जाने की पैरोकारी की गई, जैसा कि अभी सैफ मलिक जी ने कहा कि नहीं चाहते थे लोग ये सामने आए। बिल्कुल। अब यदि इसके पीछे यदि यही मंशा थी कि हमारी सच्चाई उजागर ना हो, हमारी बातें जनता तक ना पहुंचे, तो आपको लगता है कि यदि सब कुछ सही नहीं था तो फिर ये सही कैसे कहा गया? देखिए, चूंकि बात सार्वजनिक नहीं हुई, जब तक उनको ये पता था कि सार्वजनिक नहीं होगा, तब तक जो है वो उनके हिसाब से सब कुछ सही था, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब इसमें एक बहुत ध्यान देने योग्य जो बात जो है मेरे दिमाग में जो आई है अभी, वो मैं आपको बताता हूँ। कोरोना काल में जो है, जो कोरोना के टीके विकसित किए गए थे, उसमें एक फार्मा कंपनी ने बहुत सारे लंबी क्वांटिटी में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड सत्तारूढ़ पार्टी के खाते में गए। ठीक है ना। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि कोरोना काल में कोरोना के टीके 98% सरकार ने खरीद करके लोगों को लगाए हैं। 2% भी ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने अपने हाथ से स्वयं मार्केट से खरीद करके लगाए। यानी वो खरीदे किसने? सरकार ने। पैसा किसका था? सरकार का। सरकार ने रेट डिसाइड किसने किए? सरकार ने अपने रेट पर टीके खरीदे फार्मा कंपनी से। फार्मा कंपनी ने सरकारी रेट पर सरकार को टीके थमा दिए, और उसका जो पैसा आया उसमें से बहुत सारा पैसा राजनीतिक दल को दे दिया, उसी सरकार में जो सत्तारूढ़ है। तो सरकार का पैसा राजनीतिक पार्टी को पहुंच गया। और विशेष और गहराई से देखा जाए तो मैं बताता हूं आपको, फार्मा कंपनी के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी
जो रोड बनाती है, हाँ। रोड बनाने वाली कंपनी को पैसा कौन देता है? सरकारें देती है। हाँ। पावर कंपनी, हाँ। पावर कंपनी को पैसा कौन देता है? पावर जनरेटिंग प्लांट को कौन लगाता है? हाँ। जो कंपनियां पावर जनरेटिंग प्लांट लगाती हैं, हाँ। उसको अपनी दरों पर सरकार खरीदती है। हाँ। सरकार उस कंपनी को पैसा देती है। हाँ। वो पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद करके और एक राजनीतिक दल को पहुंच जाता है। और बताता हूँ कि इसके अलावा बहुत सारे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर पे हाँ। जो है ऑटो सेक्टर की जो निर्माण लागत होती है, हाँ। उसका बहुत बड़ा पार्ट सरकार को टैक्स के रूप में मारुति सुजुकी का नाम आया है सामने। जी। तो इस तरीके से सरकार का पैसा राजनीतिक पार्टी को, सरकार से निकल के राजनीतिक पार्टी की पॉकेट में चला गया। ये सब चीजें विशेष ध्यान देने योग्य है। इस बात पे ध्यान देना चाहिए सबको और इस बात की जांच होना चाहिए। एक बड़ा सवाल आपने उठाया है अजय वकील जी, आपके पास आ रहा हूं यही बात लेकर के कि जब कोरोना काल में आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, किसी तरह से खुद को और परिवार को जिंदा रखने की जद्दोजहद में लगा था, उस समय यदि ये चीजें हुई हैं कि जिस कंपनी ने कोरोना के टीके बनाए, सरकार ने सरकारी रेट पे वो कोरोना के टीके खरीदे, जनता को उपलब्ध कराए और उस कंपनी ने वो पैसा जो सरकार को टीके बेच कर लिया था राजनीतिक दल को दे दिया, मंशा लोगों की जान से खिलवाड़ की है, मंशा सरकार को लूटने की है या देश का खजाना खाली करने की है? अपने टीके बेच कर मुनाफा कमाया, उसने से सरकार को लौटाया एक तरह से, हाँ, या पॉलिटिकल पार्टी को लौटाया। और ऐसे कई मामले हुआ होगा हाँ। कि जो क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि भाई डेवलपमेंटल काम के लिए सरकारी पैसा देती है, और पैसा घूम फिर करके राजनीतिक पार्टी के पास आ रहा है, वहीं पहुंच रहा है। हाँ। पूरा नहीं, लेकिन उसका एक अंश। जी जी। तो ये जो चीजें हैं कि हाँ और भी है जी, इस लिस्ट के अंदर, हालांकि पूरी लिस्ट तक उजागर नहीं हुई है, हाँ। एक कंपनी ऐसी भी जिसका कारोबार पाकिस्तान के अंदर है। हाँ। ये बड़ी मजेदार बात है कि पाकिस्तान में काम करने वाली पार्टी जो है भारत में पैसा राजनीतिक दल को चंदा दे रही है। मकसद हो सकता है, ये बड़ी मजेदार बात है। तो असली देखो कुल मिला के मूल मुद्दा तो ये है कि इसके हम कितनी गहराई में जाएंगे तो कई खुलासे होते चले जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो मूल मुद्दा पारदर्शिता का है, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किसको दे रहा है, हाँ। ये 3 सवाल हैं जिसके जवाब लोगों को मिलने चाहिए। और ये राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में काम करती है, लोकतंत्र के लिए काम करती है, हाँ। तो ये जनता का अधिकार है जानने का, जनता का अधिकार है जानने का। पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना है, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छा किया, मैं उस पार्ट में सूरज जी एक संशोधन करना, आखिर जो व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, हाँ। आखिर चंदा क्यों? भाई एक तरफ आप कह रहे हो कि पार्टी हम चला रहे हैं, सुचिता के साथ चला रहे हैं, हाँ। और एक तरफ जो भ्रष्ट व्यक्ति है, करप्ट है, जो करप्ट भ्रष्टाचार से पैसा अर्जित किया है और उसको अपने खजाना में आप डाल रहे हो और फिर उसको आशीर्वाद प्रदान करते हो। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि देश का भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए और दूसरे तरफ चंदे के माध्यम से भ्रष्टाचारियों के अंदर प्रवेश कर रहे हो। तो मेरा सूरज जी आज इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश के जो भी कर रहे हैं, हाँ। जो इस तरीके के लोग फंड दे करके, हाँ। और अपना कॉलर मजबूत करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए और देश की जनता के सामने उनका कंपनी का नाम और उनका नाम आना चाहिए, जो देश के चंदा से पैसा लूट करके और विदेशों में भग गए और भारत में चंदा दे करके अपना नाम कमाना चाहते हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इसमें माननीय मोदी जी को संज्ञान लाना चाहिए। मोदी जी को जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सैफ मलिक जी से एक बात करना चाहूंगा कि बात जो आई है कि पाकिस्तान में काम करने वाले देश के राजनीतिक दल को चंदा दे रही है, यहाँ एक बात जरूर है, जैसा उपाध्याय जी ने अपने पहले वक्तव्य में जो बात कही थी कि इनकम टैक्स से बचाने की नीयत भी हो सकती है। यदि ये जो चंदे की राशि है इसको भी इनकम टैक्स के दायरे में ले आए तो हाँ, ये उसमें दायरे में लाने से जो है फिर इतनी बड़ी तादाद में फिर लोग नहीं देंगे, हाँ। फिर जो मतलब एक माकूल रकम होगी जिसको मतलब इसका रिकॉर्ड दिखा सकेंगे, हाँ। सिर्फ वही राशि दे पाएंगे, हाँ। और इतने बड़े पैमाने पर अपने काले धंधों को बढ़ाने के लिए या कानूनी तरीके से ठेकों को हासिल करने के लिए फिर वो इतने बड़े रकम नहीं दे पाएंगे। जो आपने सुझाव दिया जी, वो उस पर अगर अमल होता है तो उससे भी काफी सुधार होगा। जी जी। इनकम टैक्स कानून में राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है, कानून में छूट मिली है, हाँ। उनको देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल। चूंकि अंतिम प्रतिक्रिया के लिए पूरी परिचर्चा की आपके पास आना चाहूंगा। मिश्रा जी अपनी बात रखें जो कहना चाह रहे थे, और इस पूरी परिचर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है? और ये जो बात आई है कि राजनीतिक पार्टियों से भी तो हिसाब लिया जाए कि जो राशि मिली है खर्च कहाँ की है, भले इनकम टैक्स उनसे टैक्स ना लिया जाए पर हिसाब तो मांगा जाता है। जनता तो जवाबदेही मांगती है ना। तो सूरज जी हिसाब कौन लेगा? जनता। और नहीं तो जनता कैसे लेगी हिसाब?
भाई जिनको हिसाब देना है वो सत्ता में है, हाँ, एजेंसीज हैं। अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अगर आ जाती हैं कल को सत्ता में जी, तो भाई यहाँ तो फिर भेदभाव वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, पारदर्शिता की आवश्यकता है, नागरिकों को जागना चाहिए। अभी जैसे उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात बोली, सीरम इंस्टीट्यूट जो था जिसने कोविड वैक्सीन की सप्लाई कोविड के समय में की जी, तो और भारत सरकार ने उनसे परचेज करके लोगों को मुफ्त में टीके दिए। हाँ, तो ये पूना वाला परिवार इसको रन करता है और एक बहुत बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से उन्होंने पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया। अब ये नहीं कहते उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, तो बाद में मालूम पड़ेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने दिया। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ऐसे मामले जो जनता से जुड़े मामले और खासकर ऐसे व्यवसाय जिनमें सरकार सब्सिडी दे रही है। जी हाँ, अगर मान लीजिए मेरा कोई व्यापार है 100 करोड़ का, उसमें आप मुझे 40 करोड़ सब्सिडी दे रहे हैं। हाँ, और फिर बाद में मैं आपको 25 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड देता हूँ। हाँ, ये मेरा आरोप नहीं है, मेरे मन में ये मतलब शंका उत्पन्न हो रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो इसलिए मैं बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान की एक पावर कंपनी की बात आई है जी, उसने भी बॉन्ड दिए। एक तरफ तो भाई पाकिस्तान दुश्मन है, अभी तो चाइना की एंट्री होना बाकी है। तो कुल मिला के कहने का मकसद ये है, सही कहा, कल को अगर इस वाले पूरे मामले को लेके सरकार और गिरती है तो अब समय आ गया है, सरकार इसमें अपना जो पक्ष है वो समय के साथ जारी करे और इस व्यवस्था में जो अव्यवस्था हुई है जी, उसको सुधारने पे कार्य करे। लेकिन ये कतई ना करे कि जो छोटे दल हैं हाँ, उनको आप बिल्कुल बाउंडेड कर दो। न्याय सबके लिए बराबर एक जैसा होना चाहिए जी। और अभी तो केवल एक आंकड़ा आया 6000 करोड़ का और टीएमसी 1500-1600 करोड़। तो ये जनता को देखना होगा कि वो किनको चुन रहे हैं, किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो ऐसे, और ये जो फ्रीबीज है आप देखिए, सबसे बड़ा कारण सूरज जी ये फ्रीबीज सबसे बड़ा कारण है। एक तरफ हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट दे दिया, इतनी वेलफेयर की स्कीम्स लगा दी। दूसरी तरफ आपके जो फ्रीबीज के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 80 करोड़ लोग देश के जो हैं वो राशन पे डिपेंडेंट हैं। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, युवाओं को सोचना होगा, आगे आना चाहिए और एक सामूहिक ट्रांसपेरेंट चर्चा की आवश्यकता है। वो जगह जगह पे समय समय पे मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से होना चाहिए। अभी क्योंकि समय कम है, FCRA पे डिस्कशन रह गया। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम वो भी करेंगे। उस पर भी तो मेरा आखिरी 10 सेकंड में क्लोजिंग स्टेटमेट ये है जी कि भारत सरकार को, सभी राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद आगे आना चाहिए और जो यूनिक आइडेंटिटी सार्वजनिक हो उससे पहले ही सार्वजनिक कर देना चाहिए। भाई हमें इतना चंदा मिला है, बात खत्म। बिल्कुल, यदि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता, सख्ती नहीं होती, तो ये जानकारी हमारे सामने नहीं आती। लेकिन जैसा कि शैलेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि राजनीतिक दल खुद यदि इस बात को उजागर कर देते कि हमें किस कंपनी से, किस व्यक्ति द्वारा कितना चंदा मिला है, तो संभवतः है आज इस पर परिचर्चा की आवश्यकता नहीं होती। ये बात सवालों के घेरे में नहीं आ रही होती, इस पर संदेह खड़े नहीं हो रहे होते। लेकिन सवाल तो अभी भी बने हुए हैं। देखना दिलचस्प है कि क्या उन सवालों के जवाब कभी मिलेंगे या फिर वो सवाल हमेशा यक्ष प्रश्न बन के हमारे और आपके सामने हमेशा रहेंगे, जिनके जवाब कभी नहीं मिलने वाले हैं। चूंकि विषय ऐसा है जिस पर हम और लंबी चर्चा कर सकते हैं, बिंदु और हैं जिन पर परामर्श हो सकता है, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। राधेश्याम अग्रवाल जी, आदित्य उपाध्याय जी, अजय वोकिल जी, सैफ मलिक जी, शुभकरण पांडे जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात अभी वही है कि उन सवालों के जवाब कौन देगा। राजनीतिक पार्टियां, जनता जानना चाहती है और जनता यह जानना चाहती है कि क्यों चीजें छिपाई जा रही हैं, क्यों पारदर्शिता पर पर्दा लगाया जा रहा है। यदि ऐसा ही है तो राजनीति और शुचिता नदी के दो धारे हैं, क्या कभी एक हो पाएंगे, क्या कभी वो नदी सूख पाएगी, जिसे भ्रष्टाचार की नदी कहते हैं। आप बने देश न्यूज के साथ, नमस्कार।